नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव। आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल नेशनल बैंकिंग स्कूल पर। टॉप 500 जीके सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज एक नया पार्ट को डिस्कस करेंगे। और जो 4 पार्ट आप देख चुके हो, 4 वीडियो देख चुके हो वो जो प्रीवियस के, तो आपको पता होगा जो कि इसमें जो कलेक्शन है हर एक सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें रहेगा, चाहे साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो या तो हिस्ट्री हो। ठीक है, तो वैसे ही बेहतरीन कलेक्शन ये भी है पार्ट 5 आपके लिए। तो इसी के साथ आप शुरू करते हैं लेक्चर को। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड स्केल द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आपको पता होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, या तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है काफ़ी बार आ चुका है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है इसको भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट महिला कौन है, कहाँ पे, वर्ल्ड में। आपको पूछा है कि वर्ल्ड में फर्स्ट महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किए हैं, मतलब चढ़े हैं। ठीक है, स्केल किए हैं। तो इसमें देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, आंसर बी होगा, जिनका नाम है जुंको तावई। और ये तावई या तो ताइवी कुछ भी पढ़ सकते हो, ये जापानीज नेम है क्योंकि जापान से थे। ठीक है, और फिर आपको अगर देखिए वर्ल्ड की जगह बस ये चेंज कर दिया कि आपको इंडिया लिख के आ गया क्वेश्चन में, वर्ल्ड की जगह क्या आ गया, इंडिया आ गया। मतलब हु वाज द फर्स्ट वुमन इन इंडिया स्केल द माउंट एवरेस्ट। तो आपको आंसर क्या करना है, तो आपको आंसर करना है क्या, बैजेंद्री पाल, जो इंडिया से है, फर्स्ट वुमन जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किए थे, मतलब स्केल किए थे। ठीक है, फिर आपको इसमें भी ध्यान देना है। सपोज क्या है, आपको वुमेन नहीं आया, ओनली आया ऐसे क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे क्या लिखा होगा, हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड स्केल द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इंडिया नहीं रहेगा, हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, या तो वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, इंडिया वर्ल्ड कुछ भी लिखा नहीं रहेगा। तब आपका आंसर क्या होगा, ये दोनों आपका आंसर में आएगा। ध्यान देना, दोनों गए थे 1953 का है ये। उनका नाम क्या है, टेंजिंग नॉर्वे एंड एडमंड हिलेरी, दोनों क्या हुए थे, मतलब सबसे फर्स्ट जो माउंट एवरेस्ट को स्केल किए थे, चढ़े थे। ठीक है, उनका दोनों का नाम आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेंजिंग नॉर्वे एंड एडमंड हिलेरी। ये दोनों से पहले भी, ये जो उनको तवाई है इनसे पहले भी और इनसे पहले भी सबसे फर्स्ट। ठीक है, बट फर्स्ट महिला कौन है इंडिया में, तो बैजेंद्री पाल। फर्स्ट महिला कौन है वर्ल्ड में, तो ये नाम होगा जापानीज। ठीक है, इसके साथ अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि बताइए यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन है जो कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किए थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नाम लिख दीजिए, जॉर्डन रोमेरो। ये है यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ये अमेरिकन थे और ये सिर्फ और सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ये माउंट एवरेस्ट क्लाइम किए थे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट चढ़े थे। ये अगर आता है कि यंगेस्ट पर्सन कौन है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले, चढ़ने वाले, तो आपको ध्यान रखना है जॉर्डन रोमेरो। ठीक है, तो बताइए कि अरुणिमा सिन्हा कौन है। आपको पता होगा इंडियन जो है अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आता है। आपको पता है अरुणिमा सिन्हा जो है इंडिया के एक फेमस वॉलीबॉल प्लेयर हैं, 7 टाइम्स वॉलीबॉल प्लेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है, एक्सीडेंट के वजह से, ठीक है, कुछ दिन पहले इनका जो एक लेग है वो टूट गया था। ठीक है, उसके बाद आपको इससे ये माउंट एवरेस्ट से क्या लिंक करता है क्वेश्चन, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वुमेन एम्प्यूटी, ध्यान रखना, फर्स्ट वुमेन एम्प्यूटी का मतलब क्या, जिसको मतलब एक लेग कट गया हो उसको बोलेंगे एम्प्यूटी। फर्स्ट क्या, वुमेन एम्प्यूटी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड्स। ठीक है, वॉज फर्स्ट वुमेन एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अगर आपको आता है तो आपको आंसर क्या करना है, अरुणिमा सिन्हा, मतलब एक पैर में बोल सकते हो आप, मतलब 1 लेग ये चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है, काफ़ी इनका अगर पढ़ोगे आप बायोग्राफी तो काफ़ी जो है सैडनेस जो स्टोरी है आपको देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी मोटिवेशनल भी है। सैड तो यही है, सबसे अच्छा है कि काफ़ी मोटिवेशनल आपको उनका जो लाइफ का जो मिलेगा, जो चीज़ें आपको है काफ़ी मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा, ध्यान रखना, फर्स्ट वुमेन एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट लेग्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये सब है आपका माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन पहले, कौन वर्ल्ड में, कौन इंडिया में। ठीक है, इसके साथ साथ और कुछ फैक्ट जानने कि माउंट एवरेस्ट के बारे में। पहले मैं इरेज कर दूं आपका जो स्क्रीन है, 1 मिनट। हाँ चलिए देखिए, फिर और क्या क्वेश्चन आते हैं माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड, उसको समझेंगे थोड़ा
कि माउंट एवरेस्ट का लोकेशन, ठीक है, ये लोकेट कहाँ पे है, लोकेशन आपको पता होगा क्या, नेपाल जो है, नेपाल एंड चाइना, नेपाल एंड चाइना का जो बॉर्डर है, ठीक है, नेपाल एंड चाइना का जो बॉर्डर है, ये इनका लोकेशन है, किसका, माउंट एवरेस्ट का लोकेशन है, यहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो माउंट एवरेस्ट है वर्ल्ड्स हाईएस्ट है, ठीक है, सबको पता है ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन बोल सकते हो, ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन है कौन, माउंट एवरेस्ट। अगर वर्ल्ड्स हाईएस्ट है, बताइए इसका हाइट कितना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट है तो हाइट कितना, हाइट तो होगा ज़्यादा, 8848 मीटर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये तो आंसर बनेगा ही बनेगा। अभी कुछ एग्जाम में जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें ऑप्शन आपको ये भी है 8850 मीटर, तो अगर आपको ऑप्शन दोनों में से ये ऑप्शन है तो आप ये ऑप्शन टिक करोगे। लेटेस्ट जो है उसके डाटा के हिसाब से माउंट एवरेस्ट का जो लेंथ है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और 8850 अभी का जो है, बट आपका एसएससी रेलवे में काफ़ी बार जो क्वेश्चन है ये ही आपका ऑप्शन में होगा, मैक्सिमम तो 8848, या तो अगर ये नहीं है तो 8850 आपको आंसर करना है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो है स्नो लियोपर्ड और क्या, रेड पांडा पाए जाते हैं, कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट में स्नो लियोपर्ड एंड रेड पांडा पाए जाते हैं, ठीक है। फिर और क्या क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता होगा जो इंडिया में तो माउंट एवरेस्ट ही, जो माउंट एवरेस्ट तो बोलते ही बोलते हैं, बाकी इंडिया में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट जो है उसको, सॉरी इंडिया में बोल रहा हूँ, नेपाल में इसका नाम क्या है, जो फेमस नेम है आपको याद रखना है, सागर माथा, ठीक है, सागर माथा वही माउंट एवरेस्ट है, बस कंट्री के हिसाब से इसका जो नाम है थोड़ा थोड़ा चेंज है। सागर माथा कहाँ पे बोलते हैं इसको, नेपाल में बोलते हैं। तिब्बत के अंदर इसको क्या बोलते हैं, तिब्बत के अंदर, ठीक है, तिब्बत के अंदर इसका नाम है वही माउंट एवरेस्ट का, ध्यान रखना माउंट एवरेस्ट का बस कंट्री के हिसाब से थोड़ा थोड़ा जो नाम है वो चेंज है। इट्स चोमोलुंगमा, ठीक है, चोमोलुंगमा, CHOMULUNGMA, चोमोलुंगमा, कहाँ पे, तिब्बत में। और नेपाल में आपको बता दिया क्या बोलते हैं, सागर माथा, ठीक है। वैसे चाइना के अंदर इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, वही माउंट एवरेस्ट को चाइना के अंदर क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस आप कर लेना कि ज़ूमुलुंगमा, ठीक है, या हुमलुंगमा बोलते हैं उसको, जेड साइलेंट होता है जो हुमलुंगमा, ठीक है। ये जो नाम है आपको याद रखना है, कभी कभार पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा, तिब्बत में क्या है और चाइना में इसका नाम क्या है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, 5 से 10 क्वेश्चन, वैसे ही हर एक क्वेश्चन के साथ रिलेट करते चलेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है फैक्ट है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये साइंस से क्वेश्चन है, जैसे कि बोला हर एक टॉपिक से आपको, हर एक सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, द कलर ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा का कलर क्या है, जैसे क्वेश्चन अब है लाइट येलो, लाइट रेड, लाइट ब्लू, या तो नॉन ऑफ द अबव, नोटा का मतलब होता है नॉन ऑफ द अबव, ध्यान रखना। तो प्लाज्मा से पहले आपको जानना होगा कि ये कहाँ पे होता है, ठीक है, इसका जो है कंपोजिशन क्या है, ठीक है, फिर जानेंगे इसका कलर के बारे में। आपको पता होना चाहिए जो ब्लड है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलेंगे, क्योंकि पूरा ऑल ओवर द बॉडी ये सर्कुलेट करता है, कनेक्ट करता है बॉडी को, तो कनेक्टिव टिश्यू, या तो इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हो, ठीक है। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड के बारे में और क्या क्वेश्चन आता है, देखो बहुत सारे ब्लड के बारे में तो पूरा मतलब 4-5 घंटा का क्लास जो हो जाएगा, बट इम्पोर्टेंट और 1-2 चीज़ बता दूं आपको। 5 से 6 लीटर जो है एवरेज जो पाए जाते हैं ब्लड ह्यूमन के शरीर में, ठीक है, ह्यूमन में। फिर आपका जो है और क्या, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं नॉर्मली, जिसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग कि प्लाज्मा क्या है, इससे आपको पता चलेगा। जो ब्लड है इसमें 2 पार्ट होगा, एक होगा लिक्विड पार्ट, ध्यान रखना, एक होगा आपका सॉलिड पार्ट। और ब्लड में जो भी लिक्विड पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे, ठीक है। और जो भी सॉलिड पार्ट है उसको बोलेंगे क्या, कर्पसल्स बोलेंगे, कर्पसल्स बोलेंगे, ठीक है, प्लाज्मा। और ये हो गया कर्पसल्स। कर्पसल्स का मतलब ही होता है सेल, ठीक है, इसको डीपली पढ़ेंगे जब ब्लड का चैप्टर डिस्कस करेंगे। और लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा बोलते हैं, सॉलिड पार्ट को कर्पसल्स। बस बेसिक समझ लीजिए, यहाँ पे जो लिक्विड पार्ट है वो 55% होता है और जो सॉलिड पार्ट है ऑब्वियसली आपको कितना हो जाएगा,
45% ये होता है, ठीक है। फिर प्लाज्मा देखिए यहाँ पे आ गया, द कलर ऑफ प्लाज्मा मतलब ब्लड में क्या होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। इसका कलर क्या है, इसका कलर आपको ध्यान रखना है, इसका कलर है लाइट येलो, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। बाकी और कुछ चीज़ें इसके बारे में उसको भी जान लो। इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है, जैसे बोला लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है तो क्या ज़्यादा होगा इसमें, ओबियसली जो वाटर है ज़्यादा होगा, तो 90% इसमें क्या होता है, वाटर होता है। फिर 10% क्या होता है, बाकी सारे जो हो गए प्रोटीन आप बोल सकते हो, प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, सल्ट हो गया, ये सारे प्रेजेंट होते हैं 10%, ठीक है। इसका काम क्या है, अगर पूछे फंक्शन क्या है, ये बॉडी अगर लिक्विड है तो इसका काम क्या हो जाएगा, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को जो है रेगुलेट करता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, मतलब आप जो भी खाते हो उसमें एनर्जी रिलीज होता है, या कोई भी सब्सटेंस, मिनरल्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को कहाँ, थ्रू आउट द बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को। ये हो गया प्लाज्मा का कुछ मेन फंक्शन आपको बता दिया। फिर कर्पसल्स में अगर सॉलिड पार्ट में जाओगे तो इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आपको बता दूं। एक जो है आपको पता होगा आरबीसी, ठीक है, और एक है डब्ल्यूबीसी, फुल फॉर्म सबको पता होगा, ठीक है, और एक है क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट ये आपको बताता हूँ, बस दो तीन चीज बताता हूँ। आरबीसी का जो नेम है वो तो आरबीसी है ही नॉर्मली, और क्या बोलते हैं इसको, साइंटिफिकली बोल सकते हो अरिथ्रोसाइट, ठीक है, अरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का नाम है। वैसे डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। वैसे आपका प्लेटलेट्स का नाम क्या है, थ्रम्बोसाइट्स, CYTS, ठीक है। आरबीसी का हो गया क्या, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का क्या हो गया आपका, थ्रम्बोसाइट्स, ठीक है। ये सारा हो गया, कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है उसके साथ साथ। बाकी आपका आंसर जो हो जाएगा लाइट येलो कलर है किसका, प्लाज्मा का, जो कि लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन चेंज हुआ, फिर इकोनॉमी से क्वेश्चन है ये, देखिए which of the following profession belongs to the tertiary sector of economy, या तो इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका फिशरमैन, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, या तो टीचर, ठीक है। पहले आपको जानना है कि इंडियन इकोनॉमी में ये सेक्टर क्या है, कितना सेक्टर होते हैं, कौन सा सेक्टर में कौन सा चीजें आते हैं, ये आपको पहले समझना है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी जो है इसमें 3 सेक्टर होता है, आपको ध्यान रखना है। पहले 3 सेक्टर क्या क्या है, पहले हो गया प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर होता है, और एक हो गया सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, और एक हो गया टर्सरी सेक्टर। चलिए अब जान लेते हैं कि ये सेक्टर के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। जैसे आपको बता दो, प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या इंक्लूड है, फर्स्ट क्या हो गया आपका, एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, शॉर्टकट लिख दिया हूँ मैं, ठीक है, एग्रीकल्चर। फिर आपका हो गया फिशिंग, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और फिशिंग हो गया। फिर आपका इसमें आ जाएगा क्या, फॉरेस्टिंग भी आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, किसमें आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। और जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड है इसमें, देखिए पहले समझ लीजिए कि माइनिंग, ठीक है, जो खनिज हो गया उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं, और फिर मैन्युफैक्चरिंग, आप जो भी चीज़ें खरीदते हो क्या होता है, कहीं पे ना कहीं पे ये बनता है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोल सकते हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। माइनिंग हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, घरों में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो है, या तो वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, या तो कंस्ट्रक्शन का काम जितना भी हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, ये सारे के, या तो गैस बोल सकते हो, गैस भी इसमें आएगा, ठीक है। ये सारे के सारे किसमें आएंगे, किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में ये हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में ये हो गया। टर्सरी सेक्टर को आपको ध्यान रखना है, इसको शॉर्टकटली क्या बोला जाता है, सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। सर्विस सेक्टर मतलब क्या, जहाँ पर आप ओनली सर्विस प्रोवाइड करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे सारे के सारे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन, जो चाहे आप जियो ले लो, वोडाफोन ले लो, एयरटेल ले लो, ठीक है, इसमें क्या होता है, टेली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
फिर हो गया क्या, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, ध्यान रखना सारे सर्विस प्रोवाइडर जो है इसमें आएंगे, ठीक है। और आपका क्या हो गया, बिजनेस भी इसमें इंक्लूड होगा, बिजनेस भी इसमें इंक्लूड होगा, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, LIC वगैरह जो भी है इसमें आएगा, बैंकिंग, और आपका जो है ये सब आएंगे सर्विस सेक्टर में, ठीक है। तो अभी बताइए जो ऑप्शन दिया है इसमें से टर्सरी सेक्टर में कौन आएगा। फिशरमैन किस में आएगा, प्राइमरी में आएगा, आपको पता है। एग्रीकल्चर, फिशिंग जो है, फार्मर भी इसमें आएगा। टीचर जो है, टीचर क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको पता है, ठीक है। टीचर जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसा तो प्रोडक्ट कोई बेचते नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब नॉलेज जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, एक टाइप का सर्विस हो गया। तो ये किस में होगा, इंक्लूड होगा आपका किसमें, टर्सरी सेक्टर में। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, which of the following profession belongs to the tertiary sector of economy, और ये हो जाएगा क्या, टीचर हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर का है, टर्सरी सेक्टर का ही है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी और इसको छोड़ के और भी कुछ ऑप्शन आएगा तो आप बता सकते हो। बताओ फैक्ट्री वर्कर किस में इंक्लूड होगा, ठीक है, आप बता सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, द ग्रेट इंडियन नोवेल इज रिटन बाय, द ग्रेट इंडियन नोवेल इज रिटन बाय, ये बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन है। और सारे के सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ, देखिए यहाँ पे जो है सारे के सारे जो यहाँ पे नाम है आपको दिख रहा है राइटर का, सारे के सारे जो है जिनको प्राइज मिला है, ठीक है, बुकर प्राइज, या इनमें से काफ़ी अच्छा जो अचीवमेंट है उनका ये उनका नाम लिया हूँ। तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, इनका क्या बुक है, कौन सा बुक के लिए इनको जो है बुकर प्राइज या तो मैन बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये पहले बताइए ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा शशि थरूर, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया था द ग्रेट इंडियन नोवेल, ठीक है। फिर आपको जानना है कि सलमान रुश्दी, इनका काफ़ी अच्छा जो फेमस बुक है आपको पता होगा, मिडनाइट चिल्ड्रेन, ध्यान रखना आपको, मिडनाइट चिल्ड्रन जो है एक बुक है रिटन बाय सलमान रुश्दी, जिनको इसी बुक के वजह से क्या मिला था, बुकर प्राइज मिला था, ठीक है। और मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो भी राइटर है अवार्ड विनिंग जो है उनका यहाँ पे जो नाम लिया हूँ कि आपको जो इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो सलमान रुश्दी का जो लिखा गया बुक क्या है, नोवेल बोल सकते हो, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। इनका काफ़ी और भी बुक है लेकिन इम्पोर्टेंट आपको मिडनाइट चिल्ड्रन आपको याद रखना है, ठीक है। सैम भी है इनका, और एक बुक का नाम क्या है, सैम भी है, लेकिन ये बुकर प्राइज किसके लिए मिला था, ये बुक के लिए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। फिर अरुंधति रॉय, ये भी काफ़ी जो फेमस है राइटर है, नोवेलिस्ट है, या तो यहाँ पे बोल सकते हो, इनका जो बुक है, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। काफ़ी बुक का नाम भी काफ़ी यूनिक लगता है मेरे को, मैं तो याद रखा हूँ इसको, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिनके वजह से इनको प्राइज मिला था, ठीक है। और इनका और एक भी बुक है द अल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, ठीक है, द अल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, ये दोनों बुक है किसका, अरुंधति रॉय का, काफ़ी फेमस है, आपको याद रखना है पूरा का पूरा। देखो इनका भी 2 बुक याद रखना है, इनका भी 2, बाकी जो 2 बता रहा हूँ क्योंकि ये चारों का चारों जो नाम है अवार्ड विनिंग ऑथर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। शशि थरूर से मैं आपको बता दिया, द ग्रेट इंडियन नोवेल होगा ही होगा, ठीक है। और क्या है, और एक बुक है इनका क्या, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, ठीक है, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, ये एक बुक का नाम है। और इसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चन में है द ग्रेट इंडियन नोवेल, इसको भी याद रखना है, द ग्रेट इंडियन नोवेल जो है किसने लिखा था, शशि थरूर, ठीक है। फिर रोहिंटन मिनिस्ट्री के द्वारा जो बुक है इनको कौन सा बुक के लिए अवार्ड मिला था या तो बुकर प्राइज मिला था, ये क्वेश्चन आ चुका है, सच ए लॉन्ग जर्नी, ठीक है, सच ए लॉन्ग जर्नी, ये बुक के लिए इनको बुकर प्राइज मिल चुका है 1991 में, शायद डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या बुक का नाम याद रखना है, उनका क्या जो ऑथर है, ठीक है, कौन लिखा है ये याद रखना है, ठीक है। या तो और एक बुक है इनका फैमिली
फैमिली मैटर्स, ये भी बुक है इनका, ठीक है। या तो और एक है, आप याद रख सकते हो, फाइन बैलेंस, फाइन बैलेंस, ठीक है। आपको जो अभी बताया 7-8 बुक, इसका नाम याद रखना है, उनका ऑथर का नाम याद रखना है। और जो अवार्ड विनिंग बुक है ये मिडनाइट चिल्ड्रन है, सलमान रुश्दी का, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय का, शशि थरूर हो गया, फिर रोहितन मिनिस्ट्री का सच ए लॉन्ग जर्नी, इनके लिए इनको प्राइज मिला था, बुकर प्राइज, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, देखिए, हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, या और बोल सकते हो आप, हु वॉज द लास्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। देखिए ये हिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होगा कि इससे जो क्वेश्चन है बनता ही बनता है, आप जितना स्टार मार्क दे सकते हो। और काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि लास्ट वाइसरॉय, फर्स्ट गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर ये बंगाल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो आपको एक ट्रिक बता दूंगा, ज़बरदस्त ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलोगे चीज़ों को, आप एक पैटर्न में या तो एक सीरीज में आपको चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट उसमें आते हैं, बाद में आंसर करेंगे, आंसर तो आप कर ही लोगे। देखिए ये आपका ट्रिक RHBCMR, इसको याद कैसे रखोगे, देखो R तो पहले और लास्ट दोनों तरफ है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस बीच वाला याद करना है, क्या, HBCM, ठीक है। कुछ भी तरीके से आप याद रख सकते हो, अपना मन से ट्रिक बना सकते हो। मैं जिससे याद रखा हूँ, देखो, जैसे कि हिंदुस्तान भारत दोनों इंडिया का ही नाम है, ऐसे याद रख सकते हो। हिंदुस्तान और भारत के CMs, जितना भी CM है हिंदुस्तान और भारत में, उसके हिसाब से मैं याद रखा हूँ। कुछ भी कर सकते हो यार, जैसे देखिए HB पेंसिल आता है आपका, जो पेंसिल राइट करते हो, HB पेंसिल बोलते हैं इसको। HB पेंसिल कौन पकड़ता है, CM HB पेंसिल पकड़ते हैं। कुछ भी आपको माइंड में, आपने जो माइंड में आता है उसके हिसाब से याद रखना है, ठीक है। RHBCMR, ठीक है। इसमें देखिए आपका फायदा क्या होगा, और ध्यान देना यहाँ पे जो नाम है R में क्या है, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ आपके लिए, देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, H में यहाँ पे लिखा हूँ क्या, विलियम हेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे जो आपको मार्क किया हूँ दूसरा कलर से, ये आपको ध्यान देना है लेटर में, देखिए विलियम, लॉर्ड, ये तो लगा हुआ है, हर एक चीज में लगा हुआ है, विलियम इसमें भी है, देखिए लॉर्ड इसमें भी है। जो कॉमन है उसको स्किप करना, बाकी जो नाम है ओरिजिनल नाम, उसको मैं क्या किया हूँ, उससे ट्रिक जो बनाया हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, R में क्या होगा, पहले होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या होगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। जब शुरू हुआ, मतलब आपको पता होगा, जो ब्रिटिशर्स राज किए इंडिया में, तो पहले कौन सा जो प्रोविनेंस को वो क्या किया, अपने अधिकार में किया, वो होगा बंगाल, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बना जब डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद काफ़ी सारे एक्ट आए, ठीक है, काफ़ी सारे चार्टर एक्ट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1773 हो गया, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, बुक में मैं नहीं लिखा हूँ चीज़ों को, बस आपको यह पता होना चाहिए डिफरेंट एक्ट के तहत ये जो पोस्ट है, ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल क्या है, ये पोस्ट है, ये पर्सन नहीं है, एक पोस्ट है। ये पोस्ट क्या हुआ, धीरे धीरे चेंज होता गया डिफरेंट एक्ट के तहत, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले क्या था, पोस्ट का नाम था जैसे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये पोस्ट था। तब जो है कौन थे, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। फिर जो पोस्ट चेंज हो गई, क्या हो गया, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर ऑफ बंगाल तो था, यहाँ पे हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये जनरल वर्ड यूज हो गया पोस्ट में, ठीक है। तो ये एक्ट के थ्रू पास हुआ। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, आपको ध्यान रखना है, देखो ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ये रॉबर्ट क्लाइव थे, फिर कुछ एक्ट आया, पास हुआ, तो पर्सन तो चेंज नहीं है, पर्सन वही है, बस पोस्ट का नाम चेंज हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लास्ट गवर्नर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनके बाद ये जो पोस्ट है ये खत्म हो जाएगा, पोस्ट क्या हो जाएगा, पोस्ट का नाम चेंज हो गया, तो उसको बोलेंगे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो कौन थे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, ठीक है। तो जब ये आया लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, जब पोस्ट चेंज हुआ, ये थे विलियम हेस्टिंग, ठीक है, जो एज में आपको दिख रहा है, ठीक है। और उन्हीं को क्या बोलेंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे। उन्हीं के जो टाइम पीरियड में ये पोस्ट चेंज होके क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। तो विलियम हेस्टिंग। फिर आएंगे देखिए बी में,
बी में क्या है विलियम बेंटिक, बेंटिक से आपको बी जो है इसको याद रखना है, ठीक है। जैसे लास्ट यहाँ पे क्या था, गवर्नर जनरल, जो फर्स्ट होगा वही लास्ट होगा, जो लास्ट होगा वही फर्स्ट होगा, चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे देखिए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ पे क्या था, वही था लास्ट, फर्स्ट क्या था, गवर्नर जनरल था, फिर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पोस्ट है ये चेंज होके क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट होने लगा, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ क्या हो गया, इंडिया हो गया। तो वो कौन पर्सन थे, तो विलियम बेंटिक जो थे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ क्या हो गए, इंडिया हो गए, ठीक है, विलियम बेंटिक। फिर आते हैं सी में, सी में क्या होगा, देखिए यहाँ पे पोस्ट था क्या, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वैसे ही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा, और फर्स्ट वाइसरॉय हो जाएगा, फर्स्ट वाइसरॉय हो जाएगा, कौन हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, सी से कैनिंग, लास्ट गवर्नर जनरल भी होगा, फर्स्ट वाइसरॉय भी होगा, मतलब पोस्ट एक है, बस नाम है कि उसमें दो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर आते हैं एम में, एम में क्या होगा, देखिए जो वाइसरॉय का पोस्ट था ये तो चल रहा था, फिर वाइसरॉय जो पोस्ट है ये किसमें चेंज हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, वाइसरॉय का पोस्ट किसमें चेंज हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो लास्ट वाइसरॉय या तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे, माउंट बेटन, या तो लॉर्ड माउंट बेटन, आप ऐसे याद रख सकते हो एम से, ठीक है। फिर देखिए फिर आर, लास्ट में आर क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट क्यों लिखा हुआ है समझना, जो है गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया ये पोस्ट चल रहा था, बाकी इसके बाद क्या हो गया, लास्ट क्यों बोलेंगे, इसके बाद आपको पता है जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट आने लगा, प्रेसिडेंट का पोस्ट आने लगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर, आपको ध्यान रखना है, ये तो थे गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ये थे माउंट बेटन, लेकिन ये माउंट बेटन क्या था, ब्रिटिशर्स थे। अगर आपको पूछता है कि फर्स्ट या तो लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे, तो आपको याद रखना है सी राजगोपालचारी फर्स्ट इंडियन थे जो कि गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया का। उसके बाद पोस्ट चेंज हो गए, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, ये सारे चीज जो है आने लगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या, RHBCMR, ठीक है। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो। अभी बताना आपको क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्या लिखा है वो देखिए, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो आपको क्या होगा, आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ट्रिक जो है स्क्रीनशॉट लेके आप चीज़ों को याद रख सकते हो। मैं जो है स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स इन एम्फीबियंस, ठीक है। नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में हार्ट चैम्बर क्या होता है, पहले जानिए एम्फीबियंस क्या होता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एम्फीबियंस मतलब क्या होता है, उभयचर, उभयचर मतलब जो क्या हो सकता है, लैंड प्लस क्या वाटर में, मतलब जल और स्थल दोनों में रह सकता है, उसको क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस बोलेंगे। जैसे आपको एग्जांपल सबसे सिंपल आपको याद आ रहा होगा, फ्रॉग, फ्रॉग क्या हो सकता है, जल में भी हो सकता है और स्थल में भी रह सकता है, लैंड प्लस वाटर दोनों में, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन जो हार्ट है उसका चैम्बर कितना होता है, पहले बता जो ह्यूमन हार्ट होता है आपको पता होगा, बस सिंपली ऐसे बना दे रहा हूँ, हार्ट का शेप तो ऐसा होता नहीं है। तो ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 चैम्बर में से क्या होता है, ये होता है लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये होता है राइट ऑरिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 आप बोल सकते हो कि 4 चैम्बर होता है ह्यूमन हार्ट में। जब हार्ट का टॉपिक डिस्कस करेंगे कौन सा क्या है, इसका काम फंक्शन क्या है, ठीक है, हर एक चीज़ जो है डिस्कस करेंगे। बस इतना जान लो अभी, ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। वैसे ही एम्फीबियंस जो है, उभयचर जो है, इनका हार्ट में कितना चैम्बर होता है, अगर क्वेश्चन आया तो आपको ध्यान रखना है। एम्फीबियंस जितने भी होते हैं उनका हार्ट का चैम्बर कितना होता है, 3 होता है, उसमें 2 ऑरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। 3 हार्ट चैम्बर और किसका होता है आपको याद ध्यान रखना है, रेप्टाइल्स जो होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स या तो सरीसृप जिसको बोलते हो आप, ठीक है, हिंदी में सरीसृप बोला जाता है। रेप्टाइल्स से इसमें क्या आ जाएगा आपका, स्नेक आ जाएगा और क्या, लिजार्ड आ जाएगा, ठीक है, ये सारे, टोटोइस आ जाएगा, ठीक है, ये सारे हो गए आपका क्या, सरीसृप रेप्टाइल्स। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो हार्ट का चैम्बर होता है 3 होता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 होता है, ठीक है। पर कुछ जो है एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, जैसे हो गया क्रोकोडाइल हो गया,
ठीक है। क्रोकोडाइल में कितना हार्ट चैम्बर होता है, 4 होता है, लेकिन ये रेप्टाइल से, ठीक है, क्रोकोडाइल्स क्या है, रेप्टाइल से, लेकिन क्या होता है इनका जो हार्ट चैम्बर होता है इसमें 4 होता है। ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा अलग है, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर 4 हार्ट चैम्बर किस में होता है, मैं आपको बता ही दिया अभी। 4 हार्ट चैम्बर किस में होता है, ममल्स में। ममल्स मतलब क्या, जिसमें आते हैं ह्यूमन बींग, ठीक है। ममल्स मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो हो गए, ठीक है, वो हो गया ममल्स। और इसमें हार्ट चैम्बर 4 होते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है एवस। एवस मतलब क्या, बर्ड्स, जितना भी सारे पक्षी हैं, ठीक है, बर्ड्स में भी जो हार्ट का चैम्बर होता है 4 होता है ममल्स में, और बर्ड्स में कितना होता है, 4 होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर 2, और 2 में क्या होते हैं, देखिए 2 में जैसे आगे सबसे इम्पोर्टेंट पाइसेस, आप प्रोनाउंस सोच कर सकते हो, PISCES, स्पाइसेस, या तो सिंपली आप बोलोगे फिश, ठीक है। फिश में जितना भी फिश है उसमें हार्ट का चैम्बर कितना होता है, तो हार्ट का चैम्बर उसमें 2 होता है, ध्यान रखना है। उसमें 1 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल ये आपका होता है चैम्बर, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, ये हो गया 2 किस में होता है, 3 किस में होता है, 4 किस में होता है, बता दिया आपको। बाकी इंसेक्ट भी बहुत सारे हैं जिसमें हार्ट का चैम्बर तो अलग अलग होता है, उसमें से भी कुछ जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। जो कॉकरोच है, कॉकरोच में हार्ट का चैम्बर कितना होता है आपको याद रखना है, 13। देखिए कॉकरोच कितना छोटा जो है इंसेक्ट है, उसमें चैम्बर कितना होता है, 13 चैम्बर होता है हार्ट का, जिसमें 7 ऑरिकल प्लस 6 वेंट्रिकल है, ठीक है। कुछ इंसेक्ट जो कॉकरोच है इसके बारे में पूछा गया है, इसलिए बता दिया आपको। बाकी जो है आपको यहाँ से डाटा लेना है। तो हार्ट चैम्बर एम्फीबियंस में क्या होगा, एम्फीबियंस में होगा 3, आंसर आपका क्या हो जाएगा 3, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of Indian constitutions deal with formation of new states? पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कि जो न्यू स्टेट फॉर्मेशन होता है वो कौन सा जो पार्ट में लिखा गया, आपको पता होना चाहिए कि टोटल पार्ट कितना है। बताया था आपको प्रीवियस में भी एक पॉलिटिक्स से क्वेश्चन था। 448 जो होता है आर्टिकल्स होता है इसमें, पॉलिटिक्स से जो कॉन्स्टिट्यूशन में 448 जो होता है आर्टिकल्स होता है। उसके साथ साथ 12 शेड्यूल होते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ 25 पार्ट्स होते हैं, ये आपको तो पता होना ही चाहिए। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पार्ट 1 है इसमें जो है कौन सा आर्टिकल जो है इंक्लूड है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें इंक्लूड है। पार्ट 2 जो है इसमें 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 जो है इसमें। पार्ट 3 जो है इसमें 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। और पार्ट 4 जो है इसमें 36 से 51 जो है आर्टिकल के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और इसके बारे में जानेंगे कि पार्ट 1 में पार्ट 2 में किसके बारे में, जो शॉर्टकट में बता दूंगा। ऐसा तो बहुत सारे चीज़ें हैं उसका, आर्टिकल 1 का अलग है, 2 का, 3, 4 अलग अलग चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा, शॉर्टली बता दूंगा कि चीज़ें क्या है इसमें, जैसे आप आंसर कर पाओ, ठीक है। तो देखिए पार्ट 1 में जो है बताया गया है किसके बारे में, कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट जो क्वेश्चन है ये तो आंसर होगा ही होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बताया गया है कि न्यू स्टेट फॉर्म कैसे होगा, या तो नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अगर मतलब जैसे आपको पता होगा कि जो स्टेट है इंडिया में उनका अगर किसका नेम चेंज करना है तो वो कौन सा पार्ट या कौन सा आर्टिकल के थ्रू होगा, तो इसके अंदर होगा पार्ट 1 के थ्रू होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, या तो स्टेट का जो नेम है उसको चेंज करना है, ठीक है, या तो क्या टेरिटोरी ऑफ इंडिया, इंडिया का जो बाउंड्री है उसके बारे में, ठीक है। ये सारे पार्ट 1 से जो है रिलेट करता है। जैसे पार्ट 2 क्या है, क्या है पार्ट 2 में आपको पता होगा सिटीजनशिप, या तो प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप कैसे मिलेगा आपको, ठीक है, कोई भी कंट्री का मतलब यहाँ पे इंडिया का बात हो रहा है, ठीक है। तो सिटीजनशिप आपको मतलब आप अलग कंट्री में चला गए तो आपका सिटीजनशिप कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में आपको लिखा गया है पार्ट 2 से, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। पार्ट 3 आपको पता होगा, आपको ये तो डिस्कस कर रही थे, फंडामेंटल राइट्स जो है इसके बारे में डिटेल्स लिखा गया है, आपको पता होगा। अभी फंडामेंटल राइट्स कितना है, 6 है, ठीक है। और पता होना चाहिए आपको ये फंडामेंटल जो राइट था ये 7 था, और एक डिलीट करा गया, ठीक है, कौन सा, या तो रिमूव किया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, जो है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी ये भी था एक फंडामेंटल राइट, इसको डिलीट करा गया। कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू, ये पूछ सकते हैं आपको, तो 44th अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, सुधार, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको क्या किया गया, डिलीट या तो रिमूव किया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, आपको याद रखना है। फिलहाल जो फंडामेंटल राइट्स है कितना है, 6 है, ठीक है।
पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट और सेंटर का क्या रोल होगा इसमें। लेजिस्लेटिव पावर क्या होगा, मतलब लॉ बनाने वाला। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एग्जीक्यूशन पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, ये सारे चीज़ें के बारे में डिस्कस किया गया है। मतलब लॉ बनाता कौन है, उसको चलाता कौन है, चीज़ों को मतलब एग्जीक्यूट अप्लाई कौन करता है, जो लॉ बनता है, रूल बनते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में, और स्टेट का पॉलिसी के बारे में, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया। तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट किस में होगा? पार्ट 1 आर्टिकल आपका जो 1 से 4 इसमें रिलेट रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपको पता होगा, इजी सा क्वेश्चन है। 8 मार्च को हो, ठीक है, मार्च 8 को इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। बस अभी बताओ 4 फेब में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 4 फेब में आपका कैंसर प्रिवेंशन डे और कैंसर प्रिवेंट डे बोल सकते हो आप, कैंसर प्रिवेंशन डे या तो कैंसर प्रिवेंट डे, ठीक है। कब? 4 फेब को, ठीक है। किसके द्वारा ये जो होता है, ओरिजिनेटेड किसके द्वारा हुआ था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एक संस्था का नाम है UICC, ठीक है। UICC का मतलब क्या आप लिख सकते हो, बता दे रहा हूँ, ठीक है। UICC जो ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज्ड बाय UICC। UICC का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, ठीक है। ये जो है ये ऑर्गेनाइज करता है क्या, कैंसर प्रिवेंशन जो डे को, ठीक है। और इसका थीम क्या था? रिसेंट आपको बता दूं, आई एम एंड आई विल, ठीक है, आई एम एंड आई विल, ये इसका थीम था, ठीक है, रिसेंट का। फिर 8 मार्च जो होता है सेलिब्रेट, आपको बताते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इसका थीम क्या था अगर पूछे तो ये होगा आई एम जेनरेशन, आप नेट से भी देख सकते हो, आई एम जेनरेशन इक्वलिटी, आई एम जेनरेशन इक्वलिटी, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, ठीक है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा जो है थीम था इस बार का 8 मार्च, ठीक है। 2020 मतलब 2020 का ये थीम जो है आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाला भी, ठीक है, 2020 का जो थीम है इसके बारे में, आई एम जनरेटिंग इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, ठीक है। 1 मई को आप सबको पता होगा कि लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेबर्स डे या तो लेबर्स डे सेलिब्रेट, श्रमिक दिवस जिसको बोलते हैं, ठीक है। श्रमिक दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू रिड्यूस अनफेयर ट्रीटमेंट टू लेबर, मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट जो होता है लेबर्स को, उनको जो है रिड्यूस करने के लिए। और इस बार का जो थीम था आपको पता होगा, स्टॉप द पैंडमिक। जो ये थीम क्यों बनाया गया है? क्योंकि आपको पता होगा जो इंडिया में कौन सा ये चीज़ें चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना कोविड-19 का जो चीज़ें चल रहा है काफ़ी डेंजरस होता जा रहा है, तो उसके लिए ये थीम बनाया गया था क्या, स्टॉप द पेंडेमिक, ठीक है। ये था 1 मई लेबर्स डे का जो थीम। 8 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है आपको पता होना चाहिए, रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है कब 8 मई को। रेड क्रॉस एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है चाहे कोई नेचुरल कैलामिटीज़, ठीक है, या तो कोई वार हो रहा हो, कोई युद्ध हो रहा है, या तो कोई कहीं पे क्या हो गया, भूकंप हो गया, कहीं पे क्या हो गया, तूफान आ गया, तो आपको पता है काफ़ी सारे तूफान आते ही हैं। और बाकी फूड शॉर्टेज में उनको जो है जो वार में जो सोल्जर को हेल्प करना फूड के रिगार्डिंग, ठीक है, उनका फूड शॉर्टेज जो होता है उसके रिगार्डिंग, और फूड शॉर्टेज जो होता है इंडिया में उसके रिगार्डिंग चीज़ें में, बहुत सारी चीज़ें में हेल्प करते हैं जो रेड क्रॉस की जो होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड ये क्या होता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। GUI क्या है? GUI स्टैंड्स फॉर डेस्क, ठीक है। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कंप्यूटर से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, तो एक क्वेश्चन इसमें से भी ले लिया मैं, ठीक है। पहले GUI का जो फुल फॉर्म है ये बता दूं, GUI का जो फुल फॉर्म है ये होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। ग्राफिक मतलब क्या, नॉर्मली क्या समझेंगे, ग्राफिक्स मतलब इमेज, ठीक है,
इमेज समझेंगे, ठीक है। यूज़र मतलब जो यूज़ करता है, हम लोगों, ठीक है, हम लोग कंप्यूटर को यूज़ कौन करता है, हर एक पर्सन जो यूज़ करता है, यूज़र हो गया। ग्राफिकल मतलब इमेज हो गया। इंटरफेस मतलब उनको जोड़ने का काम, ठीक है, मतलब कंप्यूटर को किसके, यूज़र से जोड़ने के लिए जो क्या होगा, इंटरफेस होगा, उसको बोलेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और आपको बता दूं, आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता क्या है चीज़ें, जैसे आपको पता होगा, अगर आप क्या समझ सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर जब ओपन करोगे, ठीक है, कंप्यूटर जब ऑन करोगे तो उसमें क्या होगा, कुछ कोडिंग लेटर दिखाई देते हैं। ब्लैक कलर का स्क्रीन होता है, पूरा का पूरा ब्लैक कलर का स्क्रीन होता है, और व्हाइट कलर में कुछ क्या होते हैं, जो कोडिंग दिखाई देते हैं। तो वो हो गया क्या, ओनली अल्फ़ाबेट्स वहाँ पे यूज़ होता था। पहले जो कंप्यूटर्स आते थे तो उसमें इसी टाइप के चीज़ें होते थे, जो कि जो यूज़र के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था चलाने के लिए, ठीक है, यूज़ करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस वहाँ पे नहीं था। अभी यूज़र इंटरफेस हो गया। इसका मतलब क्या है, आप मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, आपको आराम से समझ में आएगा, या तो कंप्यूटर ही ले लो, उसमें डिफरेंट आइकॉन होते हैं, आपको पता होगा। जैसे डेस्कटॉप का एक आइकॉन हो गया, ठीक है, आपका रिसाइकल विन का एक आइकॉन हो गया। जैसे आप कंप्यूटर मोबाइल चलाते हो, उसमें क्या हो गया, गैलरी का एक आइकन हो गया, फ़ोन पे के एक आइकन हो गया, व्हाट्सएप का एक आइकन हो गया। आइकन के ऊपर क्लिक करते हो, आइकन क्या है, ये एक इमेज है, ठीक है। सिंपल मैं बता रहा हूँ, तरीका तो बहुत है समझने का, ठीक है। ये एक इमेज है, इमेज में क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड जो है चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स जो है क्या हुआ, ग्राफिक्स यूज़ हुआ तो यूज़र जो है उसको थोड़ा इजी हो गया चीज़ों को यूज़ करने में। वही चीज़ लिखा होता तो थोड़ा दिक्कत होता है, कोडिंग में लिखा होता तो। अभी आप कुछ जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जो टिकट होता है, टिकट जो आपके लिए बना के देते हैं, उनका जो यूज़र इंटरफेस आप देखोगे तो वही होगा पुराना वाला MS-DOS। ऐसे हर जगह में नहीं बोल रहा हूँ, किसी किसी जगह में अभी भी MS-DOS जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, जो मतलब कोडिंग सिस्टम वाला चीज़ें जो यूज़ करते हैं, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है। तो लेटेस्ट में जो सारे चीज़ में कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ होता है यूज़र को जो फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है, चीज़ों को। तो आपको समझना है इसका फुल फॉर्म क्या है, GUI का, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आते हैं नंबर 10। देखिए नंबर 10 जो आपका जो है ज्योग्राफी बेस्ड है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन लिया हूँ मैं। विथ व्हिच कंट्री इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर, ठीक है। इंडिया का जो है सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है कौन सा कंट्री के साथ है, ठीक है। आपको बता दूं आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। आपको बता दूं पहले कि इंडिया जो बॉर्डर शेयर करता है टोटल जो है 15,106 किलोमीटर, ये जो होता है टोटल बॉर्डर एरिया होता है, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ लैंड बॉर्डर के बारे में, ठीक है। लैंड बॉर्डर यहाँ पे जो कोस्ट लाइन है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो है लैंड एरिया जो है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश, लगभग जो है 4096 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद सेकेंड में आएगा चाइना, फिर आएगा पाकिस्तान, ठीक है, फिर आएगा आपका नेपाल, ठीक है। इसको मैप के साथ समझ लेते हैं। देखिए ये आपका है प्यारा भारत। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है इंडिया का बॉर्डर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से आपका हो गया बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश ये जगह में आपको दिखेगा, जो बांग्लादेश से पूरा का पूरा उनका चारों तरफ जो है इंडिया का जो बॉर्डर है, इसीलिए ये ज़्यादा एरिया आपको जो है कवर करता है, ठीक है। तो सबसे जो आपको बोला एरिया कितना 4096 किलोमीटर हो जाएगा। फिर आएगा सेकंड में चाइना। देखिए चाइना तो दिखता है बड़ा, लेकिन यहाँ पे नेपाल जो है यहाँ इसमें इसको तो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बॉर्डर है नेपाल के साथ शेयर हो रहा है। तो चाइना का कितना होगा, बस यहाँ से आप इतना समझ सकते हो, इतना होगा। फिर यहाँ पे देखिए भूटान अगेन आ गया, ये तो इंडिया का जो बॉर्डर है यहाँ पे नीचे, तो ये भूटान में शेयर होगा, ठीक है। तो ये हो गया चाइना का, इतना हो गया, ये पर्सन हो गया, फिर ये पर्सन थोड़ा सा हो गया, फिर ये आपका, ठीक है। तो चाइना का दिखता है कि बड़ा है, लेकिन बड़ा कौन है, बांग्लादेश के साथ सबसे जो बड़ा जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो शेयर होता है। सेकंड में आ जाएगा आपका चाइना हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ ये देखिए लेफ्ट साइड में जो बॉर्डर है, ये पाकिस्तान के साथ जो है बॉर्डर है शेयर करता है 3 नंबर में, ठीक है। फिर आ जाएगा नेपाल, नेपाल 4 नंबर में है, ठीक है। चौथा में आपका नेपाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, कि बांग्लादेश सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, इंडिया के साथ, ठीक है। चलिए इसी के साथ यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया में ध्यान दीजिए।
ठीक है, क्योंकि जो ग्रीन इंडिया है यही आपको क्या होगा, क्लीन कर सकता है पूरा का पूरा वर्ल्ड को, पूरा का पूरा इंडिया को। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।